हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा पंजाब पीजीटी लेक्चरर कॉमर्स। ठीक है जी, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2.0 के एमसीक्यूज। ठीक है जी, जिसमें हम लोगों ने 28 एमसीक्यूज पार्ट 1 में कर दिए थे। पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा पार्ट 1 की में जो काम किया था उसकी रिवीजन हो जाए तो बेटर रहेगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने पढ़ा था कि कम से कम वो पैसा जो एक कंपनी को अपने सप्लायर ऑफ फंड को पे करना पड़े। कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है कि जो कम से कम पैसा कंपनी को अपने सप्लायर ऑफ फंड को पे करना पड़ता है, उसी को आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल के आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, लॉन्ग टर्म डेट होता है। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज के बदले में कुछ ना कुछ कंपनी को रिटर्न पे करनी पड़ती है। जैसे इक्विटी वालों को इक्विटी पर डिविडेंड देना पड़ता है, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है, रिजर्व एंड सरप्लस बाहर का सोर्स नहीं होता, इंटरनल सोर्स होता है, तो इस पर हमें क्या देनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ती है। लॉन्ग टर्म डेट बाहर का सोर्स है, इस पर हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जो ये स्पेसिफिक सोर्सेज हैं हमारे, इनके इनके ऊपर हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ती है। तो इक्विटी की कॉस्ट को आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं, प्रेफरेंस की कॉस्ट को आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट को आप कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कहते हैं। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग रिटेन करते हैं पैसे को, तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कहलाएगी। लॉन्ग टर्म डेट है, डेट की कॉस्ट को आप कॉस्ट ऑफ डेट के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो जो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होती है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन ने क्या किया, ये स्पेसिफिक सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर हम लोगों ने करनी सीख ली। तो स्पेसिफिक सोर्स की कॉस्ट को जब आप लोग जोड़ देते हो तब आपके पास आती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप लोग वैक के नाम से जानते हैं। तो स्पेसिफिक सोर्स की कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ ली, डेट की कॉस्ट को केडी, प्रेफरेंस की केपी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की केई, रिटेन अर्निंग की केआर। ठीक है, अब आपको भी पता है कि भैया जो आपकी डेट हो गया, ठीक है, केपी हो गया और केई हो गया, इन तीनों की जो कॉस्ट होती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट बाहर के लोगों को पे करनी पड़े वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। जबकि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट होती है वो कौन सी होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को आप लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर जो अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट चीज निकालनी सीखी थी, वो निकालनी सीखी थी नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फेस वैल्यू, चाहे वो डेट हो चाहे वो शेयर हो। प्रीमियम पर इशू है तो जोड़ दो, डिस्काउंट पर इशू है तो माइनस कर दो। इतना स्टेप करने के बाद आपके पास निकल के आ जाता है इशू प्राइस। अब इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रोसीड। अब इतना काम हम लोग कर लेंगे। ये तो है न्यू इशू में, जब आपने कुछ न्यू इशू करना हो तो ऐसा होगा। परंतु ओल्ड इशू हो तो ये दो स्टेप डायरेक्टली खत्म हो जाते हैं और इशू प्राइस के सामने डायरेक्टली हम लोग एमपीएस लिख देते हैं। तो ये पहले दो कदम सीधे खत्म हो जाते हैं और डायरेक्टली क्या आ जाता है, इशू प्राइस की जगह हम लोग एमपीएस बोलते हैं। इसलिए बहुत सारी जगह इशू प्राइस को एमपीएस के नाम से जाना जाएगा। उसमें से भी फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने पर क्या आ जाएगी, नेट प्रोसीड आ जाएगा। अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है, देखो प्रीमियम और डिस्काउंट के ऊपर कौन है, फेस वैल्यू। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट होंगे वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होंगे। और फ्लोटेशन कॉस्ट के ऊपर कौन है, इशू प्राइस है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा किस पर कैलकुलेट होगी, इशू प्राइस पे कैलकुलेट होगी। फिर अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये हम लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिविडेंड यील्ड अप्रोच, जिसको आप लोग डीपीएस बाय एमपीएस के नाम से जानते हैं। डीपीएस में डी डिविडेंड को मैंने डी लिख दिया और एमपीएस अपन ने अभी पढ़ के आया कि नेट प्रोसीड एक ही बात होती है। फिर अर्निंग यील्ड आ गया, ईपीएस बाय एमपीएस बोलते हैं उसको, ई बाय एनपी इंटू 100 हो गया। डिविडेंड ग्रोथ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिसको गोल्डन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। के ई कैसे निकलती है, D1 बाय पी नॉट प्लस ग्रोथ इंटू 100। D1 का मतलब क्या था, डिविडेंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर। डी नॉट का मतलब क्या था, जो पास्ट ईयर का डिविडेंड है। अब पास्ट ईयर के डिविडेंड से करंट ईयर का डिविडेंड कैसे निकलता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि D1 निकालने के लिए आपको डी नॉट को 1 प्लस जी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, ग्रोथ आपकी कैसे निकलती है, बी इंटू आर करके। बी आपका रिटेंशन रेशियो होता है, आर आपका क्या होते हैं, IRR बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि
अर्निंग होती है हमारी, अर्निंग के हम लोग 2 हिस्से करते हैं, कुछ हिस्सा शेयर होल्डर में बांट देते हैं डिविडेंड के तौर पर, कुछ हिस्सा हम लोग रिटेन कर लेते हैं। जो हिस्सा हम लोग रिटेन करते हैं उसको बी के नाम से जानते हैं, तो जो बाकी बच गया वो 1 माइनस बी हो जाएगा। तो अर्निंग का जो हिस्सा आपकी अर्निंग है, उसका जो हिस्सा अर्निंग का ये हिस्सा डिविडेंड वाला अर्निंग का हिस्सा है ये, ठीक है, आपने शेयर होल्डर में बांट दिया तो ये डिविडेंड हो गया, ठीक है। बाकी ये अपना रिटेंशन रेशियो हो जाएगा। तो इससे हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला बनाया था कि अगर आपने ऊपर वाले फॉर्मूले से जो आपका D1 बाय पी नोट वाला फॉर्मूला था, इससे आपने P0 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, D1 अपॉन KE माइनस G। यही गोल्डन का डिविडेंड का फॉर्मूला बन जाता है। पी नोट ऐसे का ऐसे रखेंगे हम लोग, ठीक है। अपन ने पढ़ा था कि D1 किसके बराबर होता है, डिविडेंड किसके बराबर होता है, अभी तो पढ़ा था कि अर्निंग का वो हिस्सा जो आपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि E1 की जगह में, सॉरी D1 की जगह में क्या लिख दूंगा, E इंटू 1 माइनस बी लिख दूंगा, के ई आपका एज इट इज नीचे लेगा। ग्रोथ क्या थी आपकी, बी आर, और बी इंटू आर इक्वल टू ग्रोथ था, तो ग्रोथ की जगह क्या आ जाएगा, बी इंटू आर आ जाएगा। ये आपका गोल्डन का डिविडेंड का फॉर्मूला बन गया। फिर अर्निंग ग्रोथ मॉडल आ गया, E1 बाय पी नोट प्लस जी इंटू 100। रिलाइज यील्ड अप्रोच आपने पढ़ी, ये आपको यूज की जाती है कैलकुलेट करने में, कौन सा, ग्रोथ कैलकुलेट करने में, ठीक है। ग्रोथ कैलकुलेट करते हुए आप लोग हिस्टोरिकल डाटा की मदद से जो आपकी हेल्प करता है इक्विटी को कैलकुलेट करने में। अब अगर आपके पास हिस्टोरिकल डाटा कौन सा होगा, 2001 का, 2002 का, ऐसे दे दिया तो आप लोग परसेंटेज निकाल लोगे कितने परसेंट ग्रो कर रहा है। CAPM मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल है आपका, जिसको आप लोग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल कहते हैं, ठीक है। ये मॉडल किसने दिया था, विलियम एफ शार्पे ने दिया था, मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला होता है KE बराबर RF रिस्क फ्री सिक्योरिटीज प्लस बीटा रिस्क फैक्टर, जिसको आप लोग सेंसिटिविटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, इंटू RM माइनस RF। आपको पता है कि RM माइनस RF अकेले को आप लोग मार्केट रिस्क प्रीमियम के नाम से जानते हैं। फिर 7वां फॉर्मूला आता है जो कि हम लोग आगे जाके कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच प्रेपोजिशन 2 में हम लोगों को क्या कहता है कि आपका जो KE है वो निकलता है KO प्लस KO माइनस KD इंटू में डेट बाय इक्विटी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, डेट बाय इक्विटी का रेशो। ये चीजें हम लोगों ने सारी पढ़ ली थी और इसके 28 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। हम लोग 28वें क्वेश्चन को रिपीट करते हुए आगे बढ़े। चलो जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। जो इस क्लास को पहली बार सुन रहा होगा, सेकंड पार्ट पे डायरेक्टली बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो वो पार्ट 1 जरूर देख लेना पहले, पार्ट 2 आप बाद में देखना, पार्ट 1 आप लोग पहले जरूर देखना, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई हुई है, ठीक है। अब आपके पास सवाल है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। आसान सी चीज है, परंतु रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्मूले को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा था, दोबारा समझ लेते हैं। हम लोगों को चाहिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट हमें चाहिए, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के मामले में हमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे। पहला पार्ट हमें करना पड़ेगा, जस्ट ए सेकंड होल्ड करना, हाँ जी। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के हम लोग 2 पार्ट करेंगे। पहला करेंगे इन अब्सेंस ऑफ पर्सनल टैक्सेस, दूसरा यहां पर लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पर्सनल टैक्सेस। यहां पर ए पार्ट बनेगा इन अब्सेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट जब ना हो तो हम इसको जनरल सेंस में फॉर्मूला बनाते हैं। जनरल सेंस में फॉर्मूला क्या होता है कि आपको पता है कि जो रिटेन्ड अर्निंग का पैसा होता है, ठीक है, वो सारे का सारा किसका होता है, इक्विटी वालों का ही होता है।
तो हम लोग मान के चलते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जो होती है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है, क्योंकि इक्विटी वाले कम से कम जितनी रिटर्न खुद ले रहे हैं उतना तो कम से कम इस रिटेन्ड अर्निंग के पैसे पर भी क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर मानते हैं, कब, जब टैक्सेस ना हो। तो टैक्सेस ना होने के साथ साथ फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो। दूसरा पार्ट अपना बनेगा जब प्रेजेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, अब आपने मान लिया कि भैया जो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्मूले कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जो फॉर्मूले होंगे वो सारे के सारे किसके फॉर्मूले बन जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्मूले बन जाएंगे। अभी आप पढ़ के आए हैं कि इसका फॉर्मूला होता है D1 बाय P नॉट प्लस ग्रोथ। ठीक है, तो हम लोग इसको भी लिख देंगे D1 अपॉन P नॉट प्लस ग्रोथ। ठीक है, परंतु एक चीज आपको पता है कि जब फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन हो तो हम यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब आप कहोगे कि जी रिटेन्ड अर्निंग का जो पैसा है वो बाहर से थोड़े आया है, वो तो हमारा घर का ही है। इक्विटी वाले केस में हम लोग रिटेन्ड अर्निंग माइनस कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, परंतु जो रिटेन्ड अर्निंग का पैसा वो तो बाहर से थोड़ा इशू होके आया है, वहां तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट पड़ नहीं रही होगी, तो वहां पर हम फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे। वहां पर हम फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद हो, कि हमारे पास जो डिविडेंड है वो 10 रुपये है, नेट प्रोसीड 100 रुपये है, ग्रोथ 4% है, और फ्लोटेशन कॉस्ट की रेट है जो वो 5% है। अब 5% है, आपको पता है कि 5% यहाँ तो माइनस हो जाएगा। क्या यहाँ 5% माइनस होगा? आप लोग कहेंगे जी फ्लोटेशन कॉस्ट तो यहाँ माइनस नहीं होगी, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 10/100 प्लस 0.04। यहाँ क्या लिखा जाएगा, 10/95 प्लस 0.04। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है। जब आपने कैलकुलेट किया ये 14% आया, ये 14.52% आएगा। अब आप लोगों के सामने क्या आ गया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। किस केस में? आपसे पेपर में सवाल पूछ ले जाए कि इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि आप लोग ये बताएं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में कैसा रिलेशन होगा। जब फ्लोटेशन कॉस्ट पाई जाती है तो आप लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड, ये ध्यान में रखना है। तो जब पर्सनल टैक्सेस हो तो उस समय क्या उनका फॉर्मूला लगेगा, उस समय सिंपली लगेगा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू KE इंटू 1 माइनस TP पर्सनल टैक्सेस इंटू 1 माइनस B। यहाँ पर TP का मतलब है पर्सनल टैक्सेस ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, यहाँ पर B का मतलब है ब्रोकरेज। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। यही हमारा सवाल था कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला बताना है जब पर्सनल टैक्सेस हो। तो आप अभी सीख के आए हो कि KRE इक्वल टू KE इंटू 1 माइनस TP इंटू 1 माइनस B। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में पढ़ा है कि KE इंटू 1 माइनस TP इंटू 1 माइनस B क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला रहेगा जब पर्सनल टैक्सेस प्रेजेंट हो। 29 नंबर सवाल में हमारे पास क्या कहता है कि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी है पड़ा, डेट है पड़ा, वैक निकालनी है, वैक का मतलब है KO निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपने सोर्सेज लिखेंगे। आपके पास सोर्सेज है इक्विटी और डेट। ठीक है जी, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख दोगे अमाउंट लिख दोगे। ठीक है, अमाउंट इसकी है 60 लाख, इसकी है 40 लाख। यहाँ पर आप वेट निकालोगे, वेट कैसे निकलेगा, 100 लाख आ गया, 60/100 0.6 आ गया, 40/100 0.4 आ गया, तो टोटल वेट का बनेगा 1। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कॉस्ट, कॉस्ट इक्विटी की कितनी है 15% और डेट की कितनी है 8%। तो आपको पता है
कि इसको मैं के के नाम से दिखा रहा हूं, तो के इंटू वेट क्या बन जाती है आपकी कॉस्ट बन जाएगी टोटल वाली। ठीक है, 15 इंटू 6 करोगे 9 आएगा, 8 इंटू 4 करोगे 3.2 आएगा, तो टोटल जोड़ के 12.2% क्या बन जाएगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बन जाएगी। इस तरीके से आपने इस सवाल को करना। अब क्या कहता है हिस्टोरिक वेट का क्या मतलब है। ठीक है, हिस्टोरिक वेट का क्या मतलब है, यहाँ पर हिस्टोरिक वेट का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट एग्जिस्टिंग इन करंट या पास्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। आपका जो पुराना या करंट पास्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें जो कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं उस अकॉर्डिंग जब आप वेट देते हो तो वो हिस्टोरिक वेट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग देंगे तो वो करंट प्राइस वाला हो जाएगा। हिस्टोरिक वेट कौन सा होगा, जो प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बैलेंस शीट में जो भी आइटम लिख रहे हो वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे लिख रहे हो। आगे क्या कहता है नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। नेट प्रोसीड है, इशू ऑफ डिबेंचर कम है, यानी कि ये कह रहा है कि मेरा जो नेट प्रोसीड है वो फेस वैल्यू से कम है, तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट विल बी क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, बराबर होगी, जीरो होगी। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, एक केडी है आपका, ठीक है, केडी निकालना है आपका, फॉर्मूला है 1 - 3 आफ्टर टैक्स है ये नेट प्रोसीड इनटू 100। देखो एक में तो नीचे मैं लिख रहा हूं 100, एक में मैं लिख रहा हूं 95। ठीक है, बताओ किसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। आप लोग कहेंगे जी जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका रिजल्ट ऊपर वाला ज्यादा आएगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। अगर देखो 14 को मैं 140 है, 7 से भाग करूंगा तो 20 आएगा, 2 से भाग करूंगा तो 70 आएगा। डिनोमिनेटर छोटा है तो रिजल्ट बड़ा आ रहा है ना, तो जहां डिनोमिनेटर छोटा होगा एनपी क्या है, छोटा है, एनपी से भाग करेंगे, फेस वैल्यू ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी जो कॉस्ट है वो क्या आएगी, हायर देन द कूपन रेट आएगी। कूपन रेट क्या होती है, जो डिबेंचर के सामने बाहर परसेंटेज में रेट लिखी होती है उसको आप लोग कूपन रेट के नाम से जानते हैं। गोल्डन का डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है जो, उसका प्राइस का फॉर्मूला बताना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि D1 अपॉन के ई माइनस ग्रोथ। ठीक है, इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं कि ई अर्निंग का वो हिस्सा जो आपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इनटू, इस नाम से भी जानते हैं हम लोग इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। ये फॉर्मूला किससे बन के आया था, ये फॉर्मूला बन के आया था हमारा जो गोल्डन मॉडल था, ग्रोथ मॉडल था, जिसमें आप लोगों ने D1 अपॉन पी नोट प्लस ग्रोथ किया था, उससे ये ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव होकर आया था। 33 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक फर्म है इशू करती है 100 रुपए का 10% रिडीमेबल डिबेंचर इशू करती है, एट पार पे इशू करती है, 5 साल बाद रिडीम होने हैं, प्रीमियम पर 5% रेट पर, कॉर्पोरेट टैक्स 50% है, तो केडी आपने निकालना है, टैक्स दे रखा है तो केडी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखेंगे। इंटरेस्ट आपका आएगा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना होता है, इंटरेस्ट आपने 10% करोगे, फेस वैल्यू 100 रुपये है तो आपका ब्याज आ गया 10 रुपये। ठीक है जी, आपने नेट प्रोसीड निकालनी है। नेट प्रोसीड का मतलब जो पैसे आपको प्राप्त हुए हैं। अब देखो फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है, प्रीमियम है नहीं, डिस्काउंट है नहीं, तो आपका नेट प्रोसीड कितना आ गया, सॉरी इशू प्राइस कितना आ गया 100, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो आपका नेट प्रोसीड भी कितना आ गया 100 रुपये आ गया, तो मैंने 100 रुपये लिख दिया। रिडम्पशन वैल्यू आपकी कितनी है, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो आपकी रिडम्पशन वैल्यू कितनी आ गई 105 आ गई। टैक्स की रेट आपको दे रखी है 50% मतलब 0.5, टाइम आपको दे रखा है यानी कि एन आपको दे रखा है 5 साल। तो कॉस्ट ऑफ डेट का आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला होता है आई इंटू 1 - टी प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन, रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड बाय 2। इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे 10 इंटू 1 - 0.5 प्लस रिडम्पशन वैल्यू 105 माइनस 100 बटा 5 ओवरऑल के बटा में 100 प्लस 105। भैया जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा,
आपका आंसर यहाँ पर निकल आएगा 5.85। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस कैलकुलेशन को सोल्व करना आपको आता होगा। तो आपका आंसर निकल आएगा 5.85 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। आगे आता है CAPM मॉडल है जो अकाउंट्स फॉर विच टाइप, कौन सी टाइप ऑफ रिस्क को डिटरमाइन करता है। अपन ने पढ़ा हुआ है कि इसमें जो रिस्क फैक्टर मापने का जो एलिमेंट है वो बीटा है। ठीक है, बीटा को आप लोग सिस्टमेटिक रिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग सेंसिटिविटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। CAPM का आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मेजर करने का फॉर्मूला है RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। आप सभी को पता है कि RM माइनस RF जो होता है उसको आप लोग मार्केट रिस्क प्रीमियम के नाम से जानते हैं। आगे क्या कहता है, ब्रेक इवन पॉइंट इन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल अकर्स। कहता है जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल अकर्स कब। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो BEP होता है आपका, ठीक है, BEP इन MCC शेड्यूल रिप्रेजेंट करता है टोटल अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल विच द KO इंक्रीजेस। कहने का मतलब है KO के इंक्रीज जो ऐसी अमाउंट ऑफ कैपिटल, न्यू कैपिटल की वो अमाउंट, ठीक है, जिससे आपकी KO इंक्रीज हो जाती है, उसको आप लोग BEP पॉइंट इन MCC कहते हैं। ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ वन ऑफ द कैपिटल कंपोनेंट इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के किसी कंपोनेंट का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, वो आपका BEP ऑफ MCC शेड्यूल करता है। अगला सवाल है 36 नंबर सवाल है कि कंपनी पे करती है डिविडेंड 3 रुपये, मार्केट प्राइस कितना है 30 रुपये, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 10 रुपये। ठीक है, मार्केट प्राइस पर तो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी निकालनी है, तो KE ग्रोथ रेट है नहीं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा DPS अपॉन MPS इंटू 100। DPS आपको दे रखा है 3 रुपये, MPS आपके पास 30 है, परंतु फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन हो तो माइनस करेंगे, 10% माइनस करेंगे तो 3 रुपये आएगी, इंटू 100 तो 3/27 इंटू 100, 3 से काटूंगा 9 आएगा, तो यहाँ पर 11.11% क्या रहेगा हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी रहेगा। 37वें सवाल में क्या कहते हैं कि KO के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है। आपको मैंने बताया हुआ है कि KO जो हमारी होती है, जिसको आप लोग WACC के नाम से जानते हैं, इसी को आप लोग कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो कंबाइंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO है जो हमारी कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जी बिल्कुल है पड़ी, तो पहला पॉइंट तो ठीक है। दूसरा, इसको डिस्काउंटिंग रेट के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया हुआ कि जी NPV को डिस्काउंट करने के लिए जिस रेट का आप लोग यूज करते हैं उसको हम लोग KO के नाम से ही जानते हैं। दूसरा पॉइंट भी ठीक है। ये क्या है, स्टैटिक रहती है। कहता हर कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शन, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शन आपका बदलता है तो कहता उसमें स्टैटिक रहती है, इसको WACC के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरा पॉइंट गलत है, बाकी पॉइंट सही है, तो हमें इनकरेक्ट बताना था। तो 37 नंबर क्वेश्चन का C ऑप्शन क्या रहेगा हमारे लिए सही रहेगा। कहता है MM हाइपोथेसिस में बिना टैक्सेस की है, तो डेट अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो कहता ये इंक्रीज हो जाएगी, ऑफसेट का जो चीपेस्ट डेट का आपको बेनिफिट मिला था वो क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। कारण क्या है भी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले ओनर होते हैं, जैसे ही आप डेट की ज़्यादा मात्रा बढ़ाते जाओगे तो इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ता रहेगा, तो रिस्क बढ़ने के कारण इनका रिटर्न ज़्यादा की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो डेट के ज़्यादा यूज़ करने से आपको बेनिफिट मिला होगा वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। अगले सवाल में क्या कहता है, कंपनी के पास 10 लाख रुपए की इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE आपको 16% दे रखी है, 10 लाख रुपए के डेट है तो KD आपको 10% दे रखी है, आफ्टर टैक्स 6% दे रखी है, KDA लेनी है। ये नए फ्रेश इशू करते हैं 5 लाख रुपए के डेट 6% के ऊपर, तो WACC बतानी है। पहले की तरह आप इस सवाल को करेंगे, आप लोग यहाँ पे सोर्सेज लिखेंगे। सोर्सेज में आपके पास है इक्विटी, आपके पास डेट 1 है, आपके पास डेट 2 है। यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे, 10 लाख लिखेंगे, 10 लाख लिखेंगे और 5 लाख लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप वेट निकालेंगे। वेट निकालेंगे कैसे, ठीक है, इसको मैं A पॉइंट दे रहा हूँ, इसको B पॉइंट दे रहा हूँ, इसको C पॉइंट दे रहा हूँ, तो D पॉइंट आपका मैंने निकाल दिया 25 लाख। तो आप लोग क्या करेंगे, A/D करेंगे, B/D करेंगे और C/D करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे 10 लाख बटा 25 लाख लिखा, 10 लाख बटा 25 लाख लिखा,
ठीक है, 5 लाख बटा 25 लाख लिखा तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा 0.4, 0.4, 0.2, ये आपका 1 आ गया, ये आपका क्या आ गया, वेट आ गया। तो यहाँ पर आप कॉस्ट लिख दोगे। ठीक है, कॉस्ट में आप लोग सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी की लिखेंगे 16%, डेट 1 की आप लोग लिखेंगे 6%, दूसरे की भी 6%, इनको गुणा करेंगे 6.4 आएगा, इनको गुणा करेंगे 2.4 आएगा, इसको गुणा करेंगे 1.2 आएगा। तो सारे को आप जब लोग जोड़ेंगे तो आपका 11% क्या आ जाएगा, सॉरी 10% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 10% आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आगे क्या कहता है, अंडर बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच के ई एस्टिमेटेड। तो आप लोगों को इसका सीधा आंसर ध्यान रखना है भैया, यील्ड ऑन कंपनीज लॉन्ग टर्म डेट प्लस रिस्क प्रीमियम क्या रखना है, याद रखना है। डायरेक्ट इसका आंसर याद रख लेना कि अंडर बॉन्ड यील्ड रिस्क प्रीमियम अप्रोच में जो केई होती है वो कैसे निकलती है, वो निकलती है यील्ड ऑन कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट पर जो आपको रिटर्न आ रहे हैं प्लस रिस्क प्रीमियम जोड़ देंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगी, किसके थ्रू, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम के थ्रू। आगे क्या कहता है कि इम्प्लाइड ग्रोथ रेट निकालनी है आपको। ठीक है, के ई दे रखी है तो आपका जो फॉर्मूला होता है के ई निकालने का वो होता है आपके पास D1, ठीक है, पी नोट प्लस ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ये 16% दे रखी है, D1 आपका 5, पी नोट आपका 50 प्लस ग्रोथ एज इट इज बाहर हम लोग लिखते हैं इनटू 100। अब 16% एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 5 से मैं काटूँ 10 आ जाएगा, 10 से काट के 10% हो जाएगा। ठीक है, प्लस ग्रोथ ये बाहर आके 16 माइनस 10 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी 6%। ग्रोथ क्या आ जाएगी, 6% आपका रेट आ जाएगा। अगले सवाल में क्या कहता है कि फॉर कैपिटल बस्टिंग ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ए प्रोजेक्ट विद हायर रिस्क देन एवरेज रिस्क, अगर रिस्क आपका नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा रिस्क है तो फर्म को यूज करनी चाहिए कौन सी डिस्काउंट रेट यूज करनी चाहिए। देखो, अगर आपका रिस्क नॉर्मल से ज्यादा है तो आप डिस्काउंट रेट कौन सी यूज करोगे, पहले की कंपैरिजन में कौन सी डिस्काउंट रेट यूज करोगे, हायर डिस्काउंट रेट यूज करोगे, लोअर डिस्काउंट रेट यूज करोगे। आप लोग क्या करोगे, डिस्काउंट रेट भी कौन सी यूज करोगे, हायर डिस्काउंट रेट आप क्या करोगे, यूज करोगे। कहते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड के केस में, डीप डिस्काउंट बॉन्ड के केस में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है डिराइव्ड प्राइमरली कहाँ से निकाली जाती है, डिफरेंस से निकाली जाती है। कहता है जीरो कूपन बॉन्ड के केस में जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि इनके ऊपर कोई प्री डिटरमाइंड रेट तो होती नहीं, तो ये तो डिफरेंस से निकाली जाती है। कैसा डिफरेंस, आपका इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू आरवी और जो आपका इशू प्राइस है उसके डिफरेंस से क्या निकाली जाती है, आपकी कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो निकाली जाती है। अब आगे क्या कहता है, मार्केट वैल्यू वेट्स आर प्रेफर्ड ओवर बुक वैल्यू वेट। भैया आप लोग मार्केट वैल्यू के जो वेट है वो बुक वैल्यू के वेट पर प्रेफर क्यों करते हो, कारण क्या है, क्योंकि बुक वैल्यू जो वेट होते हैं आपके वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होते हैं, वो करंट ईयर की पोजीशन को आपको नहीं बता पाते, इसलिए हम लोग मार्केट वैल्यू वेट को प्रेफर करते हैं रेदर देन बुक वैल्यू वेट, क्योंकि जो बुक वैल्यू वेट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होते हैं जो आपकी करंट पोजीशन को प्रेजेंट नहीं कर पाते। अगला सवाल है 45 नंबर कि 12% प्रेफरेंस शेयर 100 का एक है फेस वैल्यू, रिडम्पशन किए जाएंगे 10% प्रीमियम पे 10 साल के बाद, नेट इशू प्राइस अपने आप दे दिया 95 रुपये। तो आपके पास सबसे पहले आपने डिविडेंड लेना है, डिविडेंड लेना है आपने फेस वैल्यू का कितने परसेंट, 12%, तो 12 रुपये आपका डिविडेंड होगा। नेट प्रोसीड आपको अपने आप दे रखी है 95 रुपये, रिडम्पशन आपने करना है 10% प्रीमियम पे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 110 रुपये आ गई। ठीक है जी, और आपके पास कितने साल में रिडीम हो रहा है, तो आपको साल कितने दे रखे हैं, 10 साल में, तो एन आपका कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपके पास केपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, पीडी प्लस लिखना है रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। तो इसमें आप अपनी वैल्यू पुट कर देंगे 12 प्लस 110 माइनस 95 बटा 10, 110 प्लस 95 बटा 2, सोल्व करके आओगे तो आपका सोल्व करने के बाद आएगा 13.17%, 13.17%, परंतु यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में हम लोग जो लमसम आंसर लगाएंगे अप्रोक्सीमेटली वो 13.184 लगाएंगे। तो रिस्क प्रीमियम इन सीएपी आप सभी को बताया है कि मैंने जो मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है इस फॉर्मूला में
वो क्या होता है आर एम माइनस आर एफ के बराबर होता है। वैसे इसमें जो के ई निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ के बराबर होता है। यहाँ पर सिर्फ मार्केट रिस्क प्रीमियम बताना है तो वो होता है आर एम माइनस आर एफ के बराबर होता है। 47 नंबर सवाल में क्या कहता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट टैक्स ऑन वैक यूजिंग लीवरेज। कहते हैं ऐसी फर्म जो डेट ज्यादा यूज कर रही है, जो फर्म डेट ज्यादा यूज कर रही है वो इंटरेस्ट पे कर रही होगी। आपको पता है कि इंटरेस्ट के ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो जितनी ज्यादा टैक्स की रेट होगी उतनी हमें इंटरेस्ट वाली कॉस्ट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। जितनी इंटरेस्ट वाली कॉस्ट कम पड़ेगी ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट हमारी को क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। तो इसलिए हमारी जो वैक है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन नहीं है किसकी, गोल्डन मॉडल की। गोल्डन मॉडल की कौन सी अजम्पशन नहीं है। कहता है के ई कॉन्स्टेंट रहती है, जी कॉन्स्टेंट रहती है, बिल्कुल सही। कहता है के ई कॉन्स्टेंट एंड ग्रेटर देन ग्रोथ से ज्यादा होती है, के ई कॉन्स्टेंट होकर ग्रोथ से ज्यादा होती है, के ई ग्रेटर देन ग्रोथ। परपेचुअल लाइफ है, बिल्कुल है। डिविडेंड कॉन्स्टेंट रहता है, बिल्कुल सही है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं होता, कॉन्स्टेंट होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अगले सवाल में क्या कहता है, ईबीआईटी देर का 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट है 40,000 रुपए, कॉर्पोरेट टैक्स है 30%, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख। तो आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताना है। तो आर ओ सी ई का फॉर्मूला सिंपल सा होता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आपके पास ईबीआईटी कितना है, आप लोग कहेंगे जी 2 लाख। आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, आप लोग कहेंगे जी 10 लाख। इनटू 100 करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या निकल आ गया, 20% आपका रिजल्ट निकल कर आ गया। तो आप फॉर्मूला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान रख लेंगे कि कैसे निकलेगा, ईपीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करके। कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड एज ए बेंचमार्क। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मतलब क्या है, केओ से मतलब है। इसको आप लोग डिस्काउंट करने के लिए यूज करते हो, कंपेयर करने के लिए यूज करते हो। जो आपका प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में आपने किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, उसके लिए बेंचमार्क जो रेट रखते हो वो केओ तो रखते हो। केओ की आप क्या करते हो, रिटर्न से तुलना करते हो। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन इन कैपिटल बजटिंग में। अगर आपने किसी डिसीजन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है तो आप लोग बेंचमार्क के लिए कौन सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हो, तो केओ या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हो। ठीक है जी, ये था आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, 2.0 पार्ट 2। ठीक है जी, पार्ट 2 ये हम लोगों ने फिनिश कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर लिए। आप लोगों को 2 एमसीक्यू के आंसर ठीक करने हैं। एक करना है 33 नंबर का आंसर आपको बी करना है, और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो करना है वो आपको ए कर लेना है। अपनी आंसर की में इन आंसर्स को क्या कर लेना, ठीक कर लेना। चलिए जी, समाप्त करते हैं आपकी क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस क्लास को देखने आए।